एवरीवन, नमस्कार। आई एम गुरप्रीत राणा एंड यू आर वाचिंग ईटी नाउ। रिसेंटली सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है जो अपने मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। इस रिपोर्ट में और भी कई नेशंस की रैंकिंग की गई है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रिपोर्ट पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए बिना किसी देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अनदर क्लास विद मी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिपोर्ट को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताई गई हैं, बहुत सारे रीजन्स का कंपैरिजन किया गया है, पिछले सालों को भी कंपेयर किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में मिलिट्री इंडिजिनाइजेशन की नीड क्यों है, या मैं बोलूं कि आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस की नीड क्यों है, या हमें जो है ना स्वदेशीपन लाने की नीड क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया के मिलिट्री एक्सपोर्ट्स का क्या स्टेटस है। हम बात करेंगे उसके बाद भारत का डिफेंस बजट एलोकेशन क्या है, कि बजट का कितना हिस्सा हमने ओवर द लास्ट 3 to 4 years हमने डिफेंस सेक्टर में लगाया है, और साथ में बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में, और लास्ट में होगा आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिप्री क्या है। सिप्री के द्वारा ही ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। आपका एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाता है सिप्री, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। सो ये जो इंस्टीट्यूट है, बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है, ये इसी तरीके के रिपोर्ट्स रिलीज करता है। कोई आर्म्स ट्रेड से रिलेटेड रिपोर्ट हो गई, मिलिट्री एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रिपोर्ट हो गई, डिसआर्ममेंट से रिलेटेड रिपोर्ट हो गई, तो इस तरीके की आर्म फोर्सेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स जो है सिप्री हर साल एनुअल बेसिस पे जारी करता रहता है, जिससे काफी इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो सामने हर साल हमें देखने को मिलता है, एक एनालिसिस मिल जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इस साल जो रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में जारी की गई है, उसका नाम है सिप्री ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एक्सपेंडिचर 2023। यानी कि ये रिपोर्ट पिछले साल के डेटा को, 2023 के डेटा को एनालाइज करती है। इस साल इसे रिलीज किया गया है। तो वर्ल्ड एक्सपेंडिचर के बारे में ये पूरी रिपोर्ट है। अलग अलग रीजन्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर इंडिया की भी बात हुई है, तो फोकस में लेकर हम इंडिया की बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में एक बार ये देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, कहा गया है कि वो 6.8% से बढ़ा है ना। आप सबको पता है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, इजराइल हमास का वॉर चल रहा है। सो इस तरीके के जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो नेशंस हैं ये अपने मिलिट्री पर ज्यादा से ज्यादा खर्च ऑब्वियसली करेंगे, है ना। तो जिसकी वजह से एक पैटर्न हमें देखने को मिला कि पिछले साल की अगर बात करें तो 6.8% का मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर हमें राइज होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर अगर मैं इस बार ग्राफ की तरफ आपका ध्यान लेकर आऊं, तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग इस बार ग्राफ में, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। सो यहाँ पर अगर बार ग्राफ पर अगर आप देखें, ईयरली कंपैरिजन में देखें, तो 1988 से लेकर 2023 तक ये जो फिगर है, ये जो ग्राफ है, ये हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आया है ना। ये अफ्रीका का आ जाता है, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज आ जाते हैं, ये यूरोप का फिगर है, यहाँ पर ये एशिया और ओशियाना आ जाता है, ये अमेरिकन आपका आ जाता है। तो यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है हमें हर जगह जो है वो देखने को मिला है। अब अमेरिकाज में बात करें तो हालांकि ओवर द रीसेंट ईयर्स यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। एशिया और ओशियाना कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो लगभग समवेयर बीच में डिप देखने को मिला, और ये यहाँ पर फिर से ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में भी जो है ये पैटर्न बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो मिडिल ईस्ट में भी ये पैटर्न जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो बोला गया है कि ओवरऑल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है दुनिया भर में 6.8% बढ़ा है इन रियल टर्म्स। रियल टर्म से मतलब है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अगर हम बात करते हैं तो। इसके अलावा बात करें तो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो रहा है पिछले साल, यानी साल 2023 में जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रहा, वो ग्लोबल जीडीपी का 2.3% हिस्सा रहा। यानी कि पिछले साल 2023 में जो भी पूरी दुनिया की अगर हम जीडीपी मिला दें, तो पूरी दुनिया की जीडीपी में से 2.3% जो हिस्सा गया है वो गया है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। यानी कि नेशंस ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, और इतना हिस्सा जो है दुनिया भर में हमें देखने को मिला है कि मिलिट्री पर खर्च किया गया है। इसके आगे अगर चले तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर टॉप 5 नेशंस कौन से हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात करें तो बोला गया है कि सबसे ज्यादा खर्च करने वाला नेशन अपनी मिलिट्री पर कौन सा है, तो वो हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि यूएस वो सबसे पहले नंबर पर आता है अगर हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर की। अपने मिलिट्री पर खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश जो है वो है यूएसए। यहाँ पर अगर बात करें तो बिलियन डॉलर्स में ये डेटा हमें दिया हुआ है कि 2023 में अगर यूएस की बात करूं तो 916 बिलियन डॉलर्स यूएस ने 2023 में अपनी मिलिट्री पर खर्च किए हैं। इसके अलावा सेकेंड पोजिशन पर है चाइना।
तीसरे पर है रशिया, और भारत की अगर बात करें तो भारत आ जाता है चौथे पोजीशन पर, यानी कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट नेशन जो कि अपने मिलिट्री पर जो है खर्च करता है। सो इंडिया की अगर बात करें तो भाई इंडिया ने पिछले साल कितना खर्च किया है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना किया है। सो 83.6 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर भारत ने अपने मिलिट्री पर खर्च किया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली देखा जाए, अगर 2023 का ये डेटा है, अगर इसे 2022 से कंपेयर करते हैं तो 2022 से 23 में भारत ने अपने मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है, मिलिट्री पर खर्च करने का जो पैसा है, बेसिकली लेम टर्म्स में बोलूँ, उसे बढ़ाया है। ये 4.2% हमें इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर नजर आया है। और अगर इसी रिपोर्ट में 2014 से 2023 को भी कंपेयर किया गया है कि 2014 से अगर हम 2023 पर आते हैं तो ओवर द ईयर्स भी इंडिया में मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। यहाँ पर बात करें तो 44% जो है यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडिया ने अपना बढ़ाया है। इसके अलावा बात करें तो इंडिया की अगर बात करें 2013 में कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत ने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में लगाया है, तो यहाँ पर 2.4% जो है भारत ने 2023 में अपने जीडीपी का 2.4% हिस्सा जो है क्या है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर स्पेंड किया है। सो यहाँ पर इंडिया 4th पोजीशन पर आ जाता है एंड 5th पोजीशन पर सऊदी अरेबिया। इसके अलावा रिपोर्ट में एक और चीज बताई गई है, अगर बात की जाए तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर यूएस जो है वो 37% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्लोबल एक्सपेंडिचर का। चाइना की बात करें तो चाइना जो है 12% कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक पाई चार्ट की फॉर्म में है। ये हम अगर ग्लोबली देखें तो कितना कितना प्रतिशत हिस्सा जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर का कहाँ से आता है, तो यूएस ऑफकोर्स नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा खर्च करता है 37% के साथ। यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत दुनिया का जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, तो उसका 3.4% हिस्सा, दुनिया में जितना मिलिट्री पर खर्च होता है उसका 3.4% हिस्सा कहां से आता है, तो ये भारत से आता है। इसके अलावा भारत पे फोकस करके जो है रिपोर्ट में बताया गया, 2-3 और फैक्टर्स बताए गए हैं। कहा गया कि इंडिया का ये जो मिलिट्री स्पेंडिंग है, जो मिलिट्री पर ये जो खर्च हो रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, इसके भी रीजंस रिपोर्ट में बताए गए हैं। कहा गया कि सबसे पहले तो क्योंकि भारत में जो है पर्सोनल, जो कर्मी है वो बढ़ रहे हैं। उसके अलावा कहा गया कि ऑपरेशन कॉस्ट, जो हमारी मिलिट्री है उसके जो ऑपरेशन कॉस्ट है क्योंकि वो भी बढ़ रहे हैं, तो अनडाउटेडली क्या है, पर्सोनल बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो पर्सोनल को सैलरी देने के लिए, उनको पेंशन देने के लिए ऑपरेशन कॉस्ट आ जाती है, बराबर काम करने के लिए। इन सब की वजह से इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है, जो खर्च है, वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, विच मेड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल मिलिट्री बजट इन 2023, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। इसके अलावा बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक जो रीजन इसमें बताया गया वो ये भी बताया गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि आर्म फोर्सेस को जो है उसको स्ट्रेंथन करना है ना। हमें पता है कि ऑनगोइंग टेंशंस जो चाइना और पाकिस्तान के बीच चल रही हैं, उसके बीच हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑपरेशंस हैं वो एकदम स्टेडी और एकदम फास्ट हों, तो ये भी गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्रायोरिटी है तो स्पेंडिंग में हमें देखने को मिलती है। ये एक रीजन इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा बताया गया कि ये जो शिफ्ट है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की तरफ, यानी कि हम लोग खुद ही जो है ना एक तो चीज़ें बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने डिफेंस सेक्टर में। एक रीज़न ये भी बताया गया कि हम लोग मिलिट्री पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ताकि हम लोग खुद ही डोमेस्टिकली चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू करें, चाहे डिज़ाइनिंग की बात हो, चाहे R&D की बात हो। तो इंडिया का ये जो गोल है सेल्फ रिलायंट बनने का, आर्म्स के डेवलपमेंट में, आर्म्स के प्रोडक्शन में, ये भी एक रीज़न है कि हमें ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है, हमें ये स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम सेल्फ रिलायंस की बात करें, अगर हम इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं, तो भारत को इसकी आखिर ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें इंडिजनाइजेशन की ज़रूरत है, क्यों हम बार बार कहते हैं, क्यों हमें सुनने को मिलता है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, या हमें आत्मनिर्भर बनना है, या हमें जो है स्वदेशी पर लाने की बहुत ज़रूरत है कि हमें अपनी चीज़ों को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें मिलिट्री इंडिजनाइजेशन की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हम चीज़ों को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना शुरू करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगी, एक बैकग्राउंड आपको देना चाहूंगी कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो है ओवर द पीरियड कैसा रहा है, एक बहुत ही छोटा सा जिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं तो आपको ये याद होगा कि रीसेंट वॉर्स हमारे जो हुए हैं, रीसेंट 1999 कारगिल वॉर तो सबको याद है, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे वॉर्स हुए हैं, चाहे हम 1962 की वॉर की बात करें, चाहे जो चाइना के साथ हुआ था, चाहे 71 वॉर की बात करें, चाहे 65 वॉर की बात
करें तो ये वॉर्स ऐसे थे जिसके बाद जो है गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमें अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। जिसके बाद 1980s में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है अपना शिफ्ट फोकस, जो अपना फोकस है वो R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो है लाना शुरू किया, जिसकी वजह से DRDO यानी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो करेंटली DRDO है हमारा, जो R&D भी करता है, जो प्रोडक्शन भी करता है ना, जो कई नई नई टेक्निक्स डिफेंस के लिए लेकर आता है, टेक्नोलॉजी लेकर आता है DRDO, तो वहां पर DRDO को पुश मिला कि वो बड़े बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट्स ले सके। ये हुआ 1980s में जब गवर्नमेंट का फोकस रहा कि R&D को पुश करना है। उसके बाद बात करें तो 1983 में एक सिग्निफिकेंट बिगिनिंग हमें देखने को मिली जब गवर्नमेंट ने IGMDP प्रोग्राम को सैंक्शन किया। IGMDP का मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने 4 मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करने का लक्ष्य रखा, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। तो ये 4 मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करने का जो टारगेट रखा गया, जो शुरुआत की गई वो 1983 में हुई, है ना। आज हम आकाश की नई नई मिसाइल्स जो है, नई नई जनरेशनल मिसाइल्स जो है वो लॉन्च होते हुए सुनते हैं, उनके टेस्ट लॉन्च होते हैं, सारी चीजें हम सुनते हैं। सो इसकी शुरुआत 1983 से ही हुई थी। उसके बाद बात करें तो 1990 में एक और डेवलपमेंट हमें देखने को मिला जब सेल्फ रिलायंस रिव्यू कमेटी बैठी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के अंडर, और वहां पर ये डिसाइड किया गया कि एक सेल्फ रिलायंस इंडेक्स बनाया जाएगा। ये सेल्फ रिलायंस इंडेक्स जो है वो हमें क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि हमने जो भी एक्सपेंडिचर किया है, जो भी खर्च किया है, उसमें से जो भी हमने चीज़ों को खरीदने में जो खर्च किया है उसमें से कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो हमारा खुद का है, यानी कि हमने वो खुद बनाया है और खुद बनाने में खर्च हुआ है, कितना प्रतिशत हिस्सा उसका रहा है, तो वो हमें सेल्फ रिलायंस इंडेक्स बताता, जिसका टारगेट रखा गया था कि 30% से 70% तक पहुंच पाए 2005 तक। 70% बाय 2005 का टारगेट जो है ये रखा गया था इस कमेटी के द्वारा। हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं गवर्नमेंट को फेस करने पड़े, और इसी की वजह से क्या है, गवर्नमेंट ने अपना शिफ्ट जो है, गवर्नमेंट ने अपने फोकस को शिफ्ट किया किसके तरफ। गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना दूसरे देशों के साथ मिलकर को प्रोडक्शन किया जाए, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट किया जाए, है ना। साथ साथ में दूसरे नेशंस के साथ साथ और टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी और अपना भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ से को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है बाकी नेशंस के साथ मिलकर ये निकला उसके बाद। और इसी के बाद 1998 में हमें एक नई शुरुआत देखने को मिलती है, जो आज हम लोग ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। सो 1998 में भारत और रशिया के बीच ये अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ कि दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करेंगे। जिसके बाद धीरे धीरे बाकी नेशंस के साथ, चाहे फ्रांस की बात हो, आज जो हमारे पास फ्रांस के द्वारा दिए गए 26 राफेल जेट्स हमारे पास मौजूद हैं। सो ऐसे करते करते बाकी नेशंस के साथ हमारी पार्टनरशिप जो है वो इंक्रीज होती गई और हम लोग को प्रोडक्शन करना हमने जो है शुरू किया। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिजिनाइजेशन पर अब हम लोग आ जाते हैं कि क्यों हमें फिर यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन की नीड क्यों पड़ जाती है। को प्रोडक्शन तो हम कर ही रहे हैं, है ना, काम हमारा चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन की नीड क्यों आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का जो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में शेयर है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सिप्री की ही एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि भारत जो है ना 23rd पोजीशन पर आता है आउट ऑफ 25 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल आर्म्स मार्केट। ग्लोबल आर्म्स मार्केट जो है, जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें एक्सपोर्ट करने में भारत 23वें स्थान पर आता है और भारत एक्सपोर्ट का सिर्फ 0.2% हिस्सा ही रखता है ना। सो हमारा ये टारगेट भी है कि हम इस एक्सपोर्ट को जो है, ये जो ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक्सपोर्ट है, इसे हम बढ़ा सकें, है ना, क्योंकि अभी हम 23rd पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाएंगे, जैसे ही हम खुद R&D करेंगे, जैसे ही हम खुद डिजाइन करेंगे, जैसे हम खुद टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे डिफेंस सेक्टर में, वैसे ही क्या है उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और उसी की वजह से क्या है हम इस रैंकिंग को और बेहतर बना सकते हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है कि हमें इंडिजिनाइजेशन की नीड है। आगे आ जाते हैं एक्सपोर्ट्स हमें करने की। ऑफकोर्स एक्सपोर्ट्स हम तभी कर पाएंगे जब इंडिजिनाइजेशन होगा, जब हमारे खुद के पास टेक्नोलॉजी होगी, जब हमारे पास खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी होगी, तभी हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जैसे रिसेंटली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इंडिया ने जो है, खैर ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल को क्या है अभी हाल ही में फिलीपींस को दिया है। तो ये एग्रीमेंट जो है 2022 में ही साइन हो गया था, लेकिन अभी ये डिलीवरी जो है ब्रह्मोस मिसाइल्स की ये भारत ने फिलीपींस को की है। सो यानी का मतलब ये है कि इंडिजिनाइजेशन से ही हम अपने एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि हमें अपने इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाना है। इसके अलावा बात करें तो हमें अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप्स को भी कम करना है। इंपोर्ट
एक्सपोर्ट गैप्स को कम करने से क्या मतलब है, यहाँ पर सिप्री की ही एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है ना। सबसे बड़ा जो आयातक है वो कौन सा आ जाता है, इंपोर्टर है वो कौन आ जाता है, वो भारत है। दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर, आर्म्स के इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पर स्टैंड करता है। हाउएवर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में जो है 11% डिक्लाइन भी जो है, डिक्लाइन यहाँ पर इंडिया के इंपोर्ट्स में देखने को मिलता है। तो इससे हम क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो इंडिया के इंपोर्ट्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमें डिक्लाइन ज़रूर देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि हम लोग इंडिजिनाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इंपोर्ट अभी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी भी हम इंपोर्टर के अगर टर्म्स में बात करें तो टॉप पर ही बने हुए हैं। विच इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मिलिट्री में इंडिजिनाइजेशन और ज़्यादा जो है इंक्रीज किया जाए, इसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की वजह से भी हमें ज़रूरत है इंडिजिनाइजेशन की। हम सबको पता है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज चाइना और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, उनके अगेंस्ट एक अच्छा सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए हमें इंडिजिनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो रिसेंट जो भी स्ट्रेन चल रहे हैं चाइना पाकिस्तान के साथ, उसकी वजह से भी हमें बहुत नीड है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि इंडिजिनाइजेशन फैक्टर इंडिया का रेस हो, ताकि हम अपना सेल्फ डिफेंस और बेहतर तरीके से कर पाएं। और अनडाउटेडली इंडिजिनाइजेशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इकोनॉमिक ड्रेन हमारा थोड़ा कम होगा, हम इंपोर्ट कम करना जो है शुरू करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमिक ड्रेन थोड़ा कम होगा, है ना। सो ये सारी कई फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है भारत में इंडिजिनाइजेशन फैक्टर को लाने की। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमने इंपोर्ट की बात की है तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की भी साथ में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो ये डेटा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया था। इसमें बोला गया कि भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड हाई पर रहे हैं। पिछले साल 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसकी बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली $2.63 बिलियन का हमने रिकॉर्ड हाई टच किया है। यहाँ पर करोड़ में बात करें तो 21,083 करोड़ का हमने जो है एक्सपोर्ट किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023 से 24 में। ये अभी तक का रिकॉर्ड हाई रहा है। तो यानी कि अब एक पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखें तो सिप्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। हाउएवर हम अभी भी नंबर 1 पर हैं, विच मीन्स कि हमें इंपोर्ट्स को और रिड्यूस करना है अभी, है ना। हमारा इंपोर्ट घट रहा है, डिफेंस हमारा बढ़ रहा है, हमारा रिकॉर्ड हाई पर रहा है, 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा हमने बनाया है अपना, है ना। सो विच मीन्स एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में। हालांकि हमें अभी और ज़्यादा नीड है इंडिजिनाइजेशन लाने की और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की और इंपोर्ट को रिड्यूस करने की। लेकिन यहाँ पर पिछले ही साल हमने क्या है 21,000 करोड़ का टारगेट जो है वो अचीव किया है। और यहाँ पर अगर बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 32.5% इंक्रीज जो है या ग्रोथ जो है इसके कंपैरिजन में हमें इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में नजर आई। अब यहाँ पर इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का एक और टारगेट है इंडिया का कि 35,000 करोड़ का टारगेट जो है वो रखा है 2024 से 25, यानी कि अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें हमारा टारगेट है कि हम ये इतना करोड़ का जो है ना डिफेंस एक्सपोर्ट अपना कर पाएं। अब इसके ऊपर भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। सो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमने रिकॉर्ड हाई टच किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब साथ में हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के डिफेंस बजट एलोकेशन पे। अब हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट का थोड़ा बहुत हमें आइडिया है, तो हम बात करते हैं कि बजट में आखिर हमारे डिफेंस का जो है कितना हिस्सा लगता है। सो इंडिया का अगर हम बात करते हैं इस साल जो डिफेंस बजट रहा, इस साल का जो डिफेंस बजट था उसमें सबसे ज़्यादा बजट जो है कौन से मिनिस्ट्री को दिया गया, तो सबसे ज़्यादा बजट डिफेंस मिनिस्ट्री को ही दिया गया था। इस साल का जो इंटरिम बजट पेश किया गया था, रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया। 6.21 लाख करोड़ का बजट जो है इस साल डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है 2024 से 25 वित्त वर्ष के लिए इंटरिम बजट में। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपेयर करें, अगर मैं 2023 से 24 वाले से कंपेयर करती हूँ तो 4.72% ज़्यादा है। 2022 से 23 वाले में कंपेयर करती हूँ तो 18.35% ज़्यादा है। विच मीन्स अगर मैं आपको वापस सिप्री की रिपोर्ट पे लेकर चलूँ तो सिप्री की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि लगभग 4.2% इंक्रीज जो है पिछले साल के कंपैरिजन में देखने को मिला था। सो यहाँ पर भी सेम पैटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं कि भारत जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्च जो है वो बढ़ाता जा रहा है। बजट में भी सिग्निफिकेंट एलोकेशन हमें रक्षा मंत्रालय की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सो यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है हम लोग अपना इंक्रीज कर रहे हैं एंड लाइक वाइज हम अपना एक्सपोर्ट भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब इस बजट एलोकेशन को पिछले
ईयर से मैं और अगर एविडेंटली इसे कंपेयर करूं, अगर मैं आ जाती हूं 20 से 21 वाले वित्त वर्ष में, तो यहाँ पर जो डिफेंस बजट था, जो खर्च हुआ है, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, ये जो डेटा है ये वो है जो एक्चुअल खर्च हुआ है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है। सो लगभग आप कह सकते हैं कि 5.23 लाख करोड़ रुपए जो हैं 20 से 21 में हमने डिफेंस में या मिलिट्री में खर्च किए थे, जो कि हमारे बजट का 14.91% हिस्सा है। इस साल जो एलोकेशन किया गया है ना, इस साल का जो एलोकेशन रहा है उसमें, पेन चेंज कर लेती हूँ, इस साल का जो एलोकेशन रहा है वो हमारे बजट का 13% हिस्सा ही है ना। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, टोटल बजट कितना है, अब हम उस बजट में से भी कितना अपने डिफेंस को, मिनिस्ट्रीज को दे रहे हैं, ये परसेंटेज वेरी करता रहता है। इस साल जो हमने दिया है वो 13% है, हमारे टोटल बजट एक्सपेंडिचर का 13% हिस्सा हमने डिफेंस को दे दिया है। हालांकि अगर 20 से 21 में देखें तो ये परसेंटेज 14.91% था। लाइकवाइज अगर हम 20 से 21 वाले फाइनेंशियल ईयर में आते हैं तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 5.3 लाख करोड़ रुपीस जो है हमने डिफेंस पर खर्च किए हैं, जो कि हमारे बजट का 14.20% है। लाइकवाइज 20 से 23 वाले ईयर की बात करें तो यहाँ पर 5.25 लाख करोड़ हमने खर्च किया, जो कि हमारे बजट का 14.08% हिस्सा रखता है। और 23 से 24 से कंपेयर करें तो 13.18% जो है हमारे बजट का हिस्सा खर्च हुआ, किस पर, डिफेंस पर जो है खर्च हुआ है। सो इस पैटर्न से आपको समझ आया होगा कि हाँ, वाकई जो है हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक्चुअल में जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, हमारा खर्च जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर साथ में बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट है यहाँ पर, जिसकी अभी अभी मैंने बात की कि हमारा टारगेट जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो टारगेट रखा है ना, टारगेट क्या रखा है, हम चाहते हैं कि हम लोग 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है करें इस साल, यानी कि 2024 से 25 का जो वित्त वर्ष है, इतना हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो करना चाहते हैं, है ना, ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट से रिलेटेड हमें क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, और ऑन अ होल लेवल भी डिफेंस सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस अभी मौजूद हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स। रिपोर्ट भी है, सबसे बड़े हम लोग आर्म्स इंपोर्टर हैं और हम लोग वाकई इंपोर्ट्स पे भी रिलाई करते हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत सारी सबमरीन्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, जो अभी भी हम लोग हेवीली क्या है, इंपोर्ट करते हैं, है ना। और बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनकी वजह से हम लोग क्या है, इन पर इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि अगर जो है ये जो सप्लाई चेन है, अगर ये थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती है, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है, तो हमारा डिफेंस सेक्टर हिल सकता है ना। सो हमारा रिलायंस बहुत ज़्यादा है अभी करेंटली इंपोर्ट्स पे, जिसे हमें डिक्लाइन पर जो है लेकर आना है। हाउएवर ये डिक्लाइन हो भी रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन हमें इस रिलायंस को और ज़्यादा कम करना है। और वो कैसे होगा? वो होगा जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाएंगे, जब तक हम अपना इंडिजिनाइजेशन फैक्टर इंक्रीज नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से R&D नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि पहले हमें इंपोर्ट्स को भी रिड्यूस करना है और साथ ही में डिफेंस सेक्टर के लिए भी ऑन अ होल ये एक बड़ा चैलेंज है अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी एक बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो अभी थोड़ा अंडर डेवलप्ड है इंडिया का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे अंडर डेवलप्ड है? यहाँ पर अगर बात करें तो अभी हमारे पास ट्रेन्ड लेबर की शॉर्टेज है ना। इसके अलावा टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अभी हमारे पास इतनी नहीं है। साथ ही यहाँ पर लैंड एक्विजिशन भी एक बड़ा फैक्टर आ जाता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अभी और ज़्यादा डेवलप बनाने की ज़रूरत है, तभी हम लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, अगर हम फैसिलिटीज़ बनाते हैं, है ना, तभी क्या है, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो सकता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी इस वक्त हमें नज़र आती है, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम्स में क्या है, जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन डिफेंस सेक्टर में बहुत ही कम नज़र आती है ना। लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। एफर्ट्स यहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए, है ना। अलग अलग प्राइवेट कंपनीज के साथ अग्रीमेंट्स जो है डिफेंस सेक्टर से देखने को मिलते हैं। हाउएवर अभी भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, है ना, वो ज़्यादातर जो है हमारे कहाँ से आते हैं, वो PSUs जैसे GRSE हो गया, HAL हो गया, गेल हो गया। तो ये सारे क्या है, जो बड़े बड़े डिफेंस सेक्टर्स के जो कंपनीज हैं, है ना, वो सारे के सारे क्या है, PSUs हैं। तो यहाँ पर इनकी वजह से क्या है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम नजर आती है। PSUs यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। सो इस वक्त
इसकी नीड भी है कि हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करें, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर सकें। सो ये भी एक चैलेंज है कि डिफेंस सेक्टर में अभी PSUs जो है डोमिनेट करते हैं और प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो कम देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। देखो, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री तो है, लेबर तो है, लेकिन यहाँ पर स्किल्ड लेबर एक बड़ा फैक्टर आ जाता है कि स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर बात की जाए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, रोबोटिक्स की बात की जाए, साइबर इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं है, है ना। यहाँ पर स्किल्ड लेबर की कमी, शॉर्टेज जो है नजर आती है, जिसकी वजह से क्या है, अल्टीमेटली R&D पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन में, डिजाइनिंग में इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो स्किल्ड लेबर की कमी की वजह से क्या है, ये स्किल डेफिसिट जो है हमें बेसिकली देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या है, इनोवेशन में गैप आ जाता है। जब तक स्किल्ड लेबर नहीं आएगा, जब तक नया स्किल्ड लेबर हमें देखने को नहीं मिलेगा, नए लोग नहीं आएंगे सेक्टर में, तो इनोवेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जब तक इनोवेशन नहीं आएगा, हम लोग अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे। हेंस बाकी चीज़ें हमने पढ़ी ही हैं, जब तक इंडिजिनाइजेशन नहीं होगा तब तक ये चैलेंजेस हमें लगातार देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर आ जाता है R&D पर। अभी करेंटली अगर हम बात करते हैं तो DRDO हमारे पास ज़रूर है ना, जो हमारा सबसे बड़ा R&D का प्रोडक्शन भी करता है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन R&D के लिए अभी भी क्या है, हम लोग बजट का बहुत ही कम हिस्सा R&D में देते हैं। रिसेंट रिपोर्ट में ही ये कहा गया था, एक पार्लियामेंट्री रिव्यू कमेटी के द्वारा ही ये कहा गया था कि हमें अपने डिफेंस बजट से जो R&D में जो हिस्सा जाता है डिफेंस बजट से, उसे हमें और इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम लोग बेहतर रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें। R&D बहुत ही क्रूशियल है, यानी कि बिल्कुल बेसिक स्टेज होती है ना। जब तक R&D आपका स्ट्रांग नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तब तक आप प्रोडक्शन आपका कैसे अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स हमें R&D में नजर आते हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, है ना। R&D में जो है और इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि भारत अपने एक्सपोर्ट्स को जो है और सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सके और अपने इस टारगेट को जो है अचीव कर सके। सो खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस साल भारत का ये जो टारगेट है, जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिफेंस सेक्टर ने रखा है, वो पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा सवाल है कि भारत की फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कौन थी? सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमन या फिर प्रतिभा पाटिल? आपके आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको सिपरी की रिपोर्ट समझ आई होगी, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी रिव्यूज हैं, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के सवाल का आंसर भी जरूर कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.